हेलो दोस्तों, वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं, क्योंकि बहुत ही कम समय में आप लोगों के सपोर्ट के वजह से आज हमारी YouTube फैमिली 20,000 की होने वाली है। और मैं सभी हिंदू भाइयों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि इस चैनल पे किसी भी तरह के विवादित वीडियो नहीं डाले जाएंगे। सिर्फ सच्ची घटना पे बेस्ड जो होंगे उसी तरह के वीडियोस इसमें डाले जाएंगे, ताकि आप आने वाले खतरात से महफूज रहें और आपको दुनिया देखने का नज़रिया आपकी बदल जाए। अब ऐसा होता है ना कि हम आंख बंद करके किसी के ऊपर भी विश्वास कर लेते हैं और फिर वही हमारे साथ गलत व्यवहार करता है। चाहे वो हिंदू में कह लीजिए, चाहे वो मुसलमान में कह लीजिए, हर धर्म में हर तरह के लोग होते हैं। तो इसीलिए आपके नज़रियों को बदलने के लिए और आपको अलर्ट करने के लिए मैं इस तरह के वीडियोस इस चैनल पर डालता हूं। तो इसीलिए सारे हिंदू भाइयों से और सारे मुसलमान भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। नेहा शर्मा आगरा के मशहूर दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ रही थी। MSSC AM फेल करने के बाद वो PhD कर रही थी। नेहा के परिवार में माता पिता के अलावा एक भाई और एक बहन भी थी। राधा स्वामी संप्रदाय को मानने वाले इस परिवार की जान नेहा में ही बसती थी और पिता शिपाल शर्मा को अपनी बेटी नेहा पर बड़ा नाज था। उस दिन भी नेहा रोज़ की तरह अपने पिता की लाल ऑल्टो कार लेकर कॉलेज जाने के लिए घर से निकलती है और हर दिन शाम 5 बजे तक तो वो नेहा घर आ जाती थी कॉलेज से। लेकिन आज 7:30 बज गए थे और नेहा का कोई अता पता नहीं था। नेहा अभी तक घर नहीं आई थी और नेहा की माँ परेशान होकर लगातार नेहा के मोबाइल पर कॉल कर रही थी। नेहा की माँ ने एक के बाद एक लगातार 50 मरतबा कॉल किए, लेकिन नेहा ने कॉल रिसीव नहीं किया। वो लगातार कॉल करती रही और तभी अचानक एक लड़के ने उसके फ़ोन को रिसीव किया। नेहा के कॉल पर कॉल रिसीव की और कहा, नमस्ते आंटी, नेहा तो सदर बाज़ार गई हुई है। इससे पहले कि नेहा के बारे में और कुछ पूछती, कुछ समझ पाती कि फ़ोन कट कर जाता है। कॉल कट हो जाने के बाद नेहा की माँ ने फिर से कॉल किया, लेकिन इस बार भी किसी अनजान लड़के ने कॉल रिसीव किया और कहा कि आंटी, नेहा दीदी तो मूवी के टिकट लेने के लिए लाइन में खड़ी है। इतना कहकर उस लड़के ने भी कॉल कट कर दी। नेहा के माँ ने फिर से कॉल किया, लेकिन इस बार मोबाइल बंद आ रहा था। तब नेहा की माँ ने इस बात की जानकारी नेहा के पिताजी को दी। तब नेहा के पिताजी इधर उधर फ़ोन घुमाने लगे और नेहा की तलाश में लग गए, लेकिन कहीं से भी कुछ पता नहीं चला। अब नेहा की माँ को किसी अनहोनी होने का डर सताने लगा। पिता और भाई नेहा की तलाश कर रहे थे। पुलिस के पास FIR दर्ज कराई गई। शाम के 8:30 बज गए, लेकिन अब तक नेहा का कहीं भी कुछ अता पता नहीं चल रहा था। घर के सारे लोग परेशान थे, खासकर नेहा के पिताजी और नेहा के भाई भी परेशान थे, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल रहा था। इसी दौरान पुलिस को पता चला कि नेहा को आखिरी बार DI की नैनो बायोटेक्नोलॉजी लैब की तरफ जाते हुए देखा गया था। फिर पुलिस की टीम फ़ौरन बायो लैब पहुंचती है और जैसे ही लैब का दरवाज़ा खुलवाया गया तो सारे लोगों के होश उड़ गए थे। लैब के उस कमरे में चारों तरफ खून बिखरा हुआ था और सामने फर्श पर पड़ी थी खून से सनी हुई नेहा की लाश। और इतना ही नहीं दोस्तों, उस कमरे में इस कदर खून था कि नेहा के कपड़ों का रंग भी पता नहीं चल रहा था। पुलिस जब नेहा के लाश के करीब पहुंची तो उन्होंने देखा कि उसके पेट को और जिस्म को बहुत बेरहमी से और दर्दनाक तरीके से काटा गया है। उसकी जांघों पर भी काटने के निशान थे और उसके मुंह में रुमाल ठूस दिया गया था। इवन उसके दोनों हाथों को पीछे की तरफ बांधा गया था और उसकी सलवार जांघों तक उतरी हुई थी। मौका वारदात पर हर तरफ खून से सने हुए टिश्यू पेपर पड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था कि मानो मारने वाले ने हर वार के बाद अपने हाथों में लगे खून को साफ किया हो। उस कमरे का ये खौफनाक मंजर देखकर नेहा की माँ अपने होश और हवास खो बैठी। पिताजी भी घुटनों के बल जमीन पर बैठ गए। अपनी लाडली बेटी की इतनी दुर्गति देखकर उनके आंसुओं की धार चीखों के साथ बह निकली। पुलिस वाले भी कातिल के करतूत को देखकर हैरान रह गए कि आखिर कातिल ने इतनी दरिंदगी क्यों दिखाई। और साथ ही पुलिस ने लैब की जांच में पाया कि वहाँ के कोई भी सामान टूटा फूटा नहीं है, लेकिन लाश के पास एक कांच की पिपेड़ आधी टूटी हुई पड़ी थी और उसका आधा हिस्सा नेहा के पेट में घुसाया गया था। पहली तफ्तीश के बाद पुलिस को यह समझ में आ गया था
कि नेहा के साथ बलात्कार किया गया है या फिर उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की गई, मगर नाकाम होने पर कातिल ने नेहा का कत्ल कर दिया। कुछ देर बाद आगरा के सभी पुलिस ऑफिसर मौके पर पहुंचे और उनके साथ मीडिया वाले भी वहां पहुंच गए। पुलिस ने पंचनामा किया और नेहा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के अगले दिन यानी 16 मार्च 2013 को नेहा की कत्ल की खबर सभी अखबारों और न्यूज़ चैनलों में दिखाया गया। ये देखकर आगरा में लोगों का गुस्सा भड़कने लगा। छात्र सड़कों पर उतर गए। कातिलों को पकड़ने और कड़ी सजा देने की मांग जोर पकड़ रही थी। शहर में जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहे थे और 16 मार्च को पुलिस ने उस लैब को सील कर दिया और लैब के पास से झाड़ियों में पड़ा नेहा का लैपटॉप भी बरामद किया। और नेहा की कत्ल की वारदात को 3 दिन बीत चुके थे। पुलिस नेहा के दोस्तों और साथ पढ़ने वालों और तमाम लोगों से पूछताछ करती है। तभी एक प्रोफेसर ने पुलिस वालों को एक लड़के के बारे में बताया जिसका नाम विशाल शर्मा था। वह दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट परिसर में निर्माण कार्य कराने वाला एक ठेकेदार था। और जब पुलिस पूछताछ करने के लिए उसके घर पहुंची तो पुलिस को वहां पर एक साइकिल दिखा जिस पर खून जैसे लाल धब्बे लगे थे और वहां पर एक जींस पड़ी हुई थी। उस जींस पर भी खून जैसे लाल धब्बे लगे हुए थे। ये सारी चीज़ें देखकर पुलिस वालों को विशाल पर शक हो गया। इसी के साथ पुलिस ने विशाल शर्मा को हिरासत में लेकर पूछताछ करनी शुरू कर दी। साइकिल और विशाल की जींस पर मौजूद लाल धब्बों के नमूने जांच के लिए लैब भेज दिए गए। पुलिस शक की बिना पर विशाल से 3 दिनों तक पूछताछ करती है, लेकिन उसे इस बारे में कुछ पता नहीं था। तब फिर 3 दिन बाद लाल धब्बों की फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आई। तब पता चला कि विशाल की साइकिल और जींस पर मिले लाल धब्बे खून नहीं बल्कि रंग थे। इसके बाद पुलिस ने विशाल को छोड़ दिया। पुलिस के पास कातिल के खिलाफ ना तो कोई सुराग था और ना ही किसी तरह की कोई खबर थी। पुलिस को यह मामला जितना आसान लग रहा था उतना था नहीं। इसके बाद पुलिस ने जांच जारी रखी। साथ ही पुलिस नेहा के कॉलेज में पढ़ने वाले सभी छात्रों से लगातार बातचीत कर रही थी ताकि कहीं से भी कोई सुराग मिल जाए। और आखिरकार पुलिस की मेहनत रंग लाई और हुआ भी ऐसा। नेहा के परिवार वालों ने पुलिस को फ़ोन लगाया और पुलिस को बताया कि उदय शोरूम नाम का एक लड़का नेहा को परेशान करता था। वो लड़का दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के चेयरमैन और पूर्व IPS अधिकारी का भांजा था। अब पुलिस जब उससे पूछताछ करने पहुंची तो उदय ने पुलिस के सवालों के जवाब ऐसे दिए जैसे कि वो नेहा को जानता ही नहीं है। तो पुलिस भी उसके जवाबों से संतुष्ट होकर वापस लौट गई। लेकिन पुलिस की छानबीन अभी भी जारी थी और इसी के साथ छात्र और छात्राओं ने फिर से उदय पर शक जताया। हालांकि कोई भी खुलकर सामने आने को तैयार नहीं था क्योंकि उदय एक बड़े बाप का बेटा था, साथ ही पूर्व IPS अधिकारी का भांजा भी था। लेकिन पुलिस ने फिर से एक बार उदय से पूछताछ करने का फैसला किया और उसके घर जाकर सवाल और जवाब किए। तो उदय के घर वाले पुलिस के खिलाफ शिकायत लेकर अदालत पहुंच गए और इसी बीच पुलिस को नेहा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मिल गई। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि नेहा का कत्ल करने से पहले उसे क्लोरोफॉर्म देकर बेहोश किया गया था। और हैरानी की बात यह थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि नेहा के साथ रेप हुआ था या नहीं। अब 15 दिन बाद पुलिस फिर से फॉरेंसिक टीम के साथ सील की गई लैब पहुंचती है और बारीकी से फिर से सुराग जुटाने की कोशिश करती है। कई घंटों की मुशक्कत के बाद फॉरेंसिक टीम ने उस जगह से कुछ बाल बरामद किए और उस जगह से फिंगरप्रिंट भी बरामद किए। फिर बरामद हुए सुराग को जांच के लिए भेज दिया गया। पुलिस इस मामले में करीब 250 लोगों से पूछताछ कर चुकी थी। लोगों का कहना था कि ये केस CBI को दे दिया जाए क्योंकि पुलिस अब तक कुछ नहीं कर पाई है और इसी के साथ पुलिस पर दबाव दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे थे। पुलिस ने अपनी जांच का दायरा केवल 22 लोगों तक सीमित किया। तब तक पुलिस के हाथ नेहा और उदय के कॉल डिटेल्स भी आ चुकी थी। पुलिस ने उदय के दोस्तों से भी पूछताछ की। DI के एक प्रोफेसर ने पुलिस को बताया कि वारदात के दिन नेहा की कार को एक लैब टेक्नीशियन यशवीर संधू चला रहा था। पुलिस ने उसी रात चुपचाप यशवीर को उठा लिया और उसने पूछताछ में पुलिस को कार के बारे में एक अहम जानकारी दी, लेकिन मुख्य आरोपी का नाम नहीं बताया। पुलिस की जांच के केंद्र में अब वो लोग थे जो नेहा के आसपास और लैब में ज़्यादा आते जाते थे।
इस बीच पुलिस को पता चला कि उदय लैब में बहुत ज़्यादा आना जाना करता था। अब पुलिस उदय पर फोकस कर रही थी। तभी पुलिस को लैब से बरामद हुए बालों की फॉरेंसिक रिपोर्ट मिल गई। रिपोर्ट से पता चला कि लैब में पाया गया बाल उदय के प्यूबिक हेयर थे। अब नेहा के घर वालों और पुलिस वालों का शक पुख्ता हो गया था और पुलिस ने एक बार फिर से उदय को थाने बुलाकर पूछताछ की और इस बार एक मनोचिकित्सक भी पूछताछ में शामिल था। पुलिस ने बार बार उदय से सवालों को कागज़ पर लिखकर बार बार पूछा और इन्हीं सवालों से उदय टूट गया और उसने ये कबूल किया कि नेहा का कत्ल उसी ने किया है। उदय और टेक्नीशियन यशवीर संधू दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उदय ने बताया कि वारदात के दिन लैब टेक्नीशियन यशवीर संधू की मदद ली थी और उसी ने बताया था कि नेहा अभी लैब में मौजूद है और नेहा की मौजूदगी में वो लैब पहुंच गया था और मौका पाकर उसने नेहा को बेहोश कर दिया और फिर बाहर आकर उसने नेहा की कार की चाबी यशवीर संधू को दे दी। फिर यशवीर संधू कार लेकर वहां से निकल गया और कुछ दूर जाकर कार को लावारिस छोड़कर वहां से आ गया और वारदात के बाद उदय ने ही नेहा का लैपटॉप झाड़ियों में फेंका था और नेहा का मोबाइल भी उदय के पास ही था। साथ ही उसने लैब से कत्ल की सबूत मिटाने की कोशिश भी की थी। पुलिस ने 39 दिनों की इन्वेस्टिगेशन के बाद 23 अप्रैल 2013 को नेहा मर्डर केस का खुलासा कर दिया और साल 2015 में दोनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी और फिलहाल वो अभी थाने में है। तो दोस्तों, ये रही आज की रियल क्राइम स्टोरी, जिसमें कि बेचारी एक बेगुनाह लड़की को इतने दर्दनाक तरीके से वो लोग कत्ल कर देते हैं और ऐसे लोगों को समाज में जीने का हक है या नहीं, ये चीज़ आप हमें कमेंट में बताएं। तो ऐसे ही रियल क्राइम स्टोरीज़ के लिए, जो कि रियल क्राइम स्टोरीज़ हमें काफ़ी कुछ सिखा देती है, तो आप कंसिडर करें हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने सभी घर वालों का ख्याल रखें।